Hello learners, I am Fronica ma'am. Today I am going to discuss class 9th chapter number 2 economics people as resource. तो मैंने लास्ट क्लास में आपका ये चैप्टर पेज नंबर 19 तक बढ़ाया था जो आपकी एनसीईआरटी बुक में दे रखा है। अब हम इसी चैप्टर को आगे से पढ़ेंगे तो हमें क्या दे रखा है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बाय मैन एंड वीमेन। मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का मतलब होता है कि जो इंसान पैसों के लिए कोई काम करता है, मतलब और उसमें उसका प्रॉफिट छुपा होता है। आप अपने देश में रह के कोई काम कर रहे हो और वो काम आप क्यों कर रहे हो, क्योंकि आपको क्या होगा, उससे प्रॉफिट होगा, आपके पास पैसा आएगा और वो जो भी आप कमाते हैं वो नेशनल इनकम में काउंट होता है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो आदमी और औरत जो करते हैं उसके बारे में हम इस चैप्टर में आगे हम पढ़ेंगे। क्लियर है क्लास? तो आप देखिए क्या दे रखा है इसमें। लास्ट क्लास में मैंने आपको विलास और सकाल की स्टोरी बताई थी जो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी। Like Vilas and Sakal, people have been engaged in various activities. विलास और सकाल की तरह लोग बहुत सारी एक्टिविटीज़ में लगे होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि सकाल क्या बन गया था, एक कंप्यूटर इंजीनियर बन गया था, और जो विलास था वो फिशिंग का काम करता था, जो कि उसकी माँ वो काम करती थी। We saw that विलास sold fish. मैंने आपको बताया विलास क्या करता था, मछलियाँ बेचता था। एंड सकाल गॉट अ जॉब इन द फर्म, एक फर्म के अंदर सकाल को नौकरी मिल गई थी। द वेरियस एक्टिविटीज़ हैव बीन क्लासिफाइड इनटू 3 मेन सेक्टर। हम अपनी एक्टिविटीज़ को 3 सेक्टर्स में डिवाइड करते हैं। पहला होता है प्राइमरी, जिसे आप एग्रीकल्चर सेक्टर भी कहते हैं। सेकेंड होता है सेकेंडरी सेक्टर, जितनी भी आपकी कंट्री में इंडस्ट्रीज़ हैं वो सेकेंडरी सेक्टर के अंदर आती हैं। नेक्स्ट होता है लास्ट इज द टर्शरी सेक्टर, जिसे आप सर्विस सेक्टर कहते हैं। आपकी कंट्री में जितने भी सर्विस सेक्टर है दैट ऑल कम्स अंडर टर्शरी सेक्टर। तो यही दे रखा है इसमें, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर इंक्लूड्स, मैंने अभी आपको बताया, खेती बाड़ी, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, माइनिंग एंड क्वेरिंग। ये सारा जो काम होता है ये सारा प्राइमरी सेक्टर के अंदर आता है। मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है, इंडस्ट्री से रिलेटेड, जिसे आप सेकेंडरी सेक्टर भी कहते हैं। आपकी कंट्री में जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, शुगर इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, वुलन इंडस्ट्री, आयरन इंडस्ट्री, एल्युमिनियम इंडस्ट्री, दैट ऑल इंडस्ट्रीज कम्स अंडर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। ट्रेड आपको क्या देता है, सर्विस देता है। ट्रांसपोर्ट आपको सर्विस दे रहा है। बैंक, टेलीकम्युनिकेशन, इंटरनेट, बीपीओ, कॉल सेंटर, एटीएम, दे ऑल आर गिविंग यू सर्विसेज। तो ये सारी चीज़ें क्या आती हैं, सर्विस सेक्टर के अंदर आती हैं। इवन योर एजुकेशन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सर्विस सेक्टर। इवन योर हेल्थ सेक्टर इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सर्विस सेक्टर। आप किसी भी हेल्थ सेक्टर में जा रहे हैं, मान लीजिए आप अपना ट्रीटमेंट कराने एम्स में जा रहे हैं, तो एम्स की बिल्डिंग को तो आप छू छू के नहीं देखोगे, तो एम्स आपको क्या दे रहा है, अपनी सर्विस दे रहा है। मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं आपको क्या दे रही हूँ, अपनी सर्विस दे रही हूँ, उसके लिए आप मुझे पे भी करते हो। अगर आपकी टीचर आपको पढ़ा रही है, शी इज गिविंग यू योर सर्विस, वो आपको क्या दे रही है, अपनी सर्विस दे रही है, उसके लिए आप स्कूल में फीस जमा करते हो, जब भी तो वो आपको पढ़ा रही है। तो क्लियर हुआ? तो सर्विस सेक्टर में हमें गुड्स नहीं होते, गुड्स वो होते हैं जिन्हें आप टच करके देख सकते हो। सर्विस वो होती है, दोनों में फायदा प्रॉफिट का ही होता है, दोनों प्रॉफिट के लिए ही काम करते हैं। लेकिन सर्विस सेक्टर जो आपको सर्विस देता है दैट यू कांट टच, यू कैन ओनली फील, बट इन गुड्स यू कैन टच एज वेल। आप उन चीज़ों को छू कर भी देख सकते हो। क्लियर है क्लास? The activities in this sector result in the production of goods and services. इन सेक्टर्स के अंदर जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें क्या होता है, चीज़ों को बनाया जाता है या सर्विसेज प्रोवाइड करी जाती हैं। These activities add value to the national income.
ये जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं इन्हें हम नेशनल इनकम में काउंट करते हैं। अब आप मुझसे पूछेंगे कि नेशनल इनकम क्या होती है। आप अपने तीनों सेक्टर की इनकम को उठा लो और उसको टोटल कर लो। मतलब प्राइमरी सेक्टर से आपको इतना पैसा मिला, सेकेंडरी सेक्टर से आपने इतना पैसा कमाया, टर्शरी सेक्टर से आपने इतना पैसा कमाया, इतना आपने नहीं देश ने कमाया। उन तीनों सेक्टर की इनकम को आप जोड़ दो तो जो इनकम बनती है दैट विल बी योर नेशनल इनकम। एंड इसमें आप एक पॉइंट बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा कि ये जितनी भी एक्टिविटीज आप कर रहे हैं तीनों सेक्टर में, दैट ऑल आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक होनी चाहिए, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल भी देख के बता देती हूँ। मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ तो इसके लिए मुझे यूट्यूब इन फ्यूचर कभी पे करेगा, तो मैं क्या कर रही हूँ, इकोनॉमिक एक्टिविटी दे रही हूँ। मैं इकोनॉमिक के लिए कर रही हूँ, आगे मुझे यूट्यूब पैसा देगा, मेरा प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा, दैट इज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। लेकिन घर में अगर मैं अपने बच्चे को पढ़ा रही हूँ उसके लिए तो मुझे कोई तनख्वाह नहीं मिल रही है, दैट इज अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्लियर हुआ क्लास कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है। और क्लास अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और प्लीज़ अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी ज़रूर लिखिएगा, मैं हर बात का ज़रूर जवाब दूँगी। ओके, तो दीज एक्टिविटीज़ आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। यही बताया ना मैंने आपको, जो भी एक्टिविटीज़ फॉर प्रॉफिट या मनी या जिससे आपकी कंट्री की नेशनल इनकम बढ़ती है तो दे ऑल आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। क्लियर हुआ? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैव टू पार्ट्स। इकोनॉमिक एक्टिविटी दो तरीके की होती है, मार्केट एक्टिविटीज़ एंड नॉन मार्केट एक्टिविटीज़। अब मार्केट एक्टिविटीज क्या होती हैं? मार्केट एक्टिविटीज इन्वॉल्व रेम्यूनरेशन टू एनीवन हु परफॉर्म, दैट इज एक्टिविटी परफॉर्म्ड फॉर पे और प्रॉफिट। मार्केट एक्टिविटीज, मान लीजिए अगर आप एक किसान की बात कर रहे हैं, अगर वो काम करता है, काम करके अपनी फसल उगाता है, अपनी फसल उगा के मार्केट में बेच के आता है, उससे उसे कुछ पैसा मिलता है या फायदा होता है, दैट इज अ पार्ट ऑफ मार्केट एक्टिविटी। अब नॉन मार्केट एक्टिविटी क्या होता है? दीज इंक्लूड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूडिंग गवर्नमेंट सर्विस। नॉन मार्केट एक्टिविटी आर द प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। मतलब कोई भी इंसान या कोई किसान अगर किसी चीज की क्रॉप को उगा रहा है लेकिन वो उसे अपने लिए उगा रहा है, दैट इज ऑल्सो कम्स अंडर इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड दैट विल ऑल्सो काउंट इन द नेशनल इनकम, बट दिस इज अ नॉन मार्केट एक्टिविटी। फॉर एग्जाम्पल मैं ना आपको एक और एग्जाम्पल देती हूँ। मान लीजिए आपके पास पैसा है, आपने अपना घर बनाया, आप अपने घर में खुद रह रहे हैं, आप अपने घर में खुद रह रहे हैं, अगर आप उसे रेंट पर दे रहे हैं तो आपको पैसा मिल रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, दैट इज अ पार्ट ऑफ मार्केट एक्टिविटी। लेकिन आप अपने घर का खुद इस्तेमाल कर रहे हैं, दैट इज फॉर सेल्फ कंजम्पशन, दैट इज अ पार्ट ऑफ नॉन मार्केट एक्टिविटी। बट लेकिन ये भी नेशनल इनकम के अंदर काउंट होता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट क्लास? मुझे लगता है आप बहुत क्लियरली समझ रहे होंगे। लेकिन अगर कोई लेडी है, जैसे आप मेरा एग्जांपल लीजिए, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, उसके लिए इन फ्यूचर कभी मुझे यूट्यूब पैसे देगा या मेरे को सैलरी मिलेगी या मुझे कोई मेरा पब्लिसिटी होगी, नाम होगा, मुझे प्रॉफिट होगा, तो वो मुझे यूट्यूब दे रहा है, दैट इज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। लेकिन अगर मैं घर में रह के अपने बच्चे को पढ़ा रही हूँ या मैं उसकी परवरिश में उसकी देखभाल कर रही हूँ या उसे खाना खिला रही हूँ या उसके कपड़े धो रही हूँ या उसके लिए कोई भी काम कर रही हूँ, तो वो उसके लिए मुझे कोई तनख्वाह नहीं दी जाती, दैट इज अ पार्ट ऑफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी भी दो तरीके की होती है, मार्केट एंड नॉन मार्केट। जो भी काम आप मार्केट के लिए करते हो, बेचने के लिए करते हो, सेल करने के लिए करते हो और इन फ्यूचर वो आपको बेटर रिटर्न देता है, दैट इज अ मार्केट एक्टिविटी। अब नॉन मार्केट एक्टिविटी क्या होता है कि मैंने आपको इसके एग्जांपल भी दिया। आपका खुद का घर है, अगर आप उसे रेंट पर देते हो, किसी को किराए पर देते हो, तो आपकी इनकम बन जाएगी महीने की, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। लेकिन इकोनॉमिक एक्टिविटी में वो मार्केट एक्टिविटी है।
लेकिन आप अपने घर को किसी को रेंट पर नहीं दे रहे, खुद रह रहे हो फॉर सेल्फ कंजम्पशन, आप उसका इस्तेमाल कर रहे हो, दैट इज अ नॉन मार्केट एक्टिविटी, बट दैट विल ऑल्सो काउंट इन द नेशनल इनकम। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो यही बात इसमें लिखी गई है, आप इसे पढ़ भी सकते हैं, जो मैंने आपको समझाया वही इसमें लिखा गया है। और ये एक सिंपल सी एक्टिविटी दे रखी है, देखिए इसमें एक एग्जाम्पल दे रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। से वेदर दीज एक्टिविटीज आर इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अगर आप बात करें, विलास सेल फिश इन द विलेज मार्केट, विलास क्या कर रहा है, विलेज मार्केट में फिश को बेच रहा है, तो दैट इज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। वो क्या कर रहा है, काम कर रहा है, काम करके उससे पैसा मिलेगा, दैट इज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। विलास कुक फूड फॉर हिज फैमिली, विलास अपने घर के लिए खाना बना रहा है, तो हर कोई अपने घर के लिए खाना बनाता है, इसमें उससे कोई सैलरी तो दी नहीं जाती, तो दैट इज अ पार्ट ऑफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, दैट इज अ पार्ट ऑफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। सकाल वर्क्स इन द प्राइवेट फर्म, सकाल क्या कर रहा है, एक प्राइवेट फर्म में काम कर रहा है, तो उसके लिए मुझे तनख्वाह दी जाती है, दैट इज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। सकाल लुक्स आफ्टर हिज यंगर ब्रदर एंड सिस्टर, सकाल जो है अपने छोटे भाई बहन का ख्याल रखता है, उसके लिए उसे कोई तनख्वाह तो दी नहीं जाती, तो दैट इज अ पार्ट ऑफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। आई थिंक आपको क्लास क्लियर हुआ होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो हम आगे पढ़ते हैं। ड्यू टू हिस्टोरिकल एंड कल्चरल रीजन देयर इज अ डिवीजन ऑफ लेबर बिटवीन मैन एंड वुमेन इन द फैमिली। आप लोगों को पता है, पहले से चला आ रहा है कि जब काम का हम विभाजन करते हैं, मतलब लेबर को अगर हम डिवाइड करते हैं, तो दो तरह की लेबर होती है, मैन या विमेन, और उसमें भी स्किल्ड और अनस्किल्ड होता है, लेकिन यहाँ स्किल्ड और अनस्किल्ड की बात नहीं हो रही, यहाँ मैन और विमेन की बात हो रही है कि काम को एज अ लेबर दो लोगों में विभाजित किया जाता है, आदमी और औरत में। विमेन जनरली लुक आफ्टर डोमेस्टिक चोर्स, डोमेस्टिक चोर्स का मतलब होता है कि विमेन अधिकतर जो होती हैं वो घर का कामकाज करती है, एंड मैन वर्क इन द फील्ड, मैन जो होते हैं, आदमी लोग जो होते हैं खेतों में जाकर काम करते हैं। सकाल मदर शीला कुक फूड, क्लीन यूटेंसिल, वॉश हिज क्लोथ, क्लीन द हाउस एंड लुक आफ्टर हर चिल्ड्रन। सकाल की माँ क्या क्या काम करती थी, शीलास कुक, सकाल मदर शीलास कुक फूड, क्लीन यूटेंसिल, ये सब काम करती थी। और सकाल के फादर थे बुट्टा, वो खेतों में काम करते थे। सेल द प्रोड्यूस इन द मार्केट, जो भी वो चीज़ फसल उगाते थे उसे मार्केट में बेच के आते थे और पैसा कमाते थे अपने परिवार के लिए। लेकिन शीला जो थी इज नॉट पेड फॉर द सर्विसेज डिलीवर्ड फॉर अपब्रिंगिंग ऑफ द फैमिली, लेकिन जो शीला थी, सकाल की जो माँ थी, दैट इज शीला, वो अपने बच्चों के लिए जो भी काम करती थी, सकाल को खाना खिलाना, सकाल के भाई बहनों का ध्यान रखना, उनके कपड़े धोने, बर्तन मांजने, घर में झाड़ू पोछा, बहुत सारे काम जो होते हैं, लेडीज़ जो घर में काम करते हैं, उनके लिए उन्हें कोई तनख्वाह नहीं दी जाती। बूटा अर्न्स मनी, बूटा पैसा कमाता था, विच ही स्पेंड्स ऑन रियरिंग हिज फैमिली, उसे वो खर्च करता था अपने घर के पालन पोषण को चलाने में। Women are not paid for their services delivered in the family. आप लोग भी जानते हैं, जो कोई औरत घर में अगर कोई काम करती है, अपने बच्चों का ख्याल रखती है, खाना बनाती है, बर्तन धोती है, उसके लिए उसे कोई तनख्वाह नहीं दी जाती। क्लियर है? The household work done by women is not recognized in the national income. जो भी एक औरत अपने घर में काम करती है उसके लिए उसे तनख्वाह नहीं दी जाती और वो आपके नेशनल इनकम में काउंट नहीं होती। गीता मदर ऑफ विलास, गीता कौन थी? वो विलास की माँ थी। अर्न एन इनकम बाय सेलिंग फिश, वो क्या करती थी? फिश बेचने का काम करती थी और पैसा कमाती थी। Thus women are paid for their work when they enter the labor market. जब वो कोई काम करने में आती हैं, एज अ लेबर काम करती हैं, तो उन्हें कुछ तनख्वाह दी जाती है।
Their earning like that of their male counterpart is determined on the basis of education and skill. उनकी पढ़ाई लिखाई के अकॉर्डिंग उन्हें तनख्वाह दी जाती है और उन्हें लेबर मार्केट में काम दिया जाता है। आगे पढ़ते हैं। एजुकेशन हेल्प्स इंडिविजुअल टू मेक बेटर यूज ऑफ द इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी अवेलेबल बिफोर हिम। देखिए सिंपल सी बात है, इफ़ यू आर एजुकेटेड, अगर आप पढ़े लिखे हो तो आपको अपनी काबिलियत के अकॉर्डिंग नौकरी मिलेगी और आप एक बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हो। एजुकेशन एंड स्किल आर द मेजर डिटर्मिनेंट ऑफ द अर्निंग ऑफ एनी इंडिविजुअल इन द मार्केट। अगर आप पढ़े लिखे हो तो आप एक बहुत अच्छे नागरिक बन सकते हो और बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो। अ मेजॉरिटी ऑफ वीमेन हैव मीगर एजुकेशन। ज़्यादातर इंडिया में जो विमेन हैं वो कम पढ़ी लिखी हैं एंड उनके पास स्किल भी ज़्यादा नहीं है, काम करने का तजुर्बा भी ज़्यादा नहीं है। विमेन आर पेड लो कंपेयर टू मैन। मैन के अकॉर्डिंग विमेन्स को कम तनख्वाह दी जाती है। ये सिर्फ मैं इंडिया के बारे में बात कर रही हूँ, फॉरेन कंट्रीज़ में ऐसा नहीं होता है। मोस्ट विमेन वर्क वेयर जॉब सिक्योरिटी इज़ नॉट देयर। आधी से ज़्यादा औरतें जो हैं वो वहाँ पर काम करती है जहाँ पर उन्हें कोई जॉब में सिक्योरिटी भी नहीं दी जाती है। वेरियस एक्टिविटीज़ रिलेटिंग टू लीगल प्रोडक्शन इज़ मेगर। हमारे देश में, मैं इंडिया की बात कर रही हूँ, अगर एक विमेन कहीं काम करती है तो उसको जो प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है, जो जॉब सिक्योरिटी की उसे ज़रूरत होती है, वो भी उसे पूरे तरीके से हमारे देश में तो नहीं मिल पाती है। एम्प्लॉयमेंट इन दिस सेक्टर इज करेक्टराइज्ड बाय इरेगुलर एंड लो इनकम। मैंने अभी आपको बताया जो रोजगार है हमारे देश में, औरतों के लिए जो रोजगार है वो बहुत इरेगुलर है और बहुत कम तनख्वाह उन्हें दी जाती है। इन दिस सेक्टर देयर इज एन एब्सेंस ऑफ बेसिक फैसिलिटीज। इवन उन्हें कुछ बेसिक ज़रूरतें जो होती हैं वो भी मुहैया नहीं करवाई जाती। फॉर एग्जांपल उन्हें मैटरनिटी लीव नहीं दी जाती, बच्चे की देखभाल करने के लिए छुट्टियां नहीं दी जाती और बहुत सारी जो उन्हें सिक्योरिटी की ज़रूरत है जॉब सिक्योरिटी में, वो भी सुविधाएं उन्हें नहीं दी जाती। However, women with high education and skill formation are paid par with the movement. अगर कोई औरत बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी है, IAS है, तो उसे एक आदमी के मुकाबले की तनख्वाह दी जा सकती है, दी भी जाती है आपके देश में, लेकिन ये बहुत कम सेक्टर में ऐसा है। अभी भी आपके देश में एक आदमी से अगर आप एक औरत का कंपैरिजन करें तो उनकी इनकम एज कम्पेयर टू मैन अभी भी थोड़ी कम ही होती है। अमंग द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, ऑर्गेनाइज मतलब टोटली गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ वाले जो रूल्स रेगुलेशन होते हैं उन्हें हम ऑर्गेनाइज सेक्टर कहते हैं। फॉर एग्जांपल टीचिंग, मेडिसिन अट्रैक्ट देम द मोर। ज़्यादातर औरतें टीचिंग में या मेडिकल में जाना ज़्यादा पसंद करती हैं। Some women have entered administrative and other services including job that need high level of scientific and technological competition. आज के टाइम में विमेन्स ज़्यादातर एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में, कंप्यूटर वर्क में भी जाना पसंद करती हैं, टेक्निकल वर्क, और आजकल तो आपने देख लिया है औरतें चांद तक जाके पहुंच चुकी हैं। तो आज ये कहना शायद नामुमकिन है। स्पोर्ट्स में भी हमारा देश बहुत आगे है विमेन्स की अगर आप बात करें तो ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर आप एक सैलरी की बात करें, मैं सिर्फ इंडिया के बारे में बात करना चाहूँगी, तो यहाँ पर अभी भी विमेन्स की सैलरी इज समथिंग लो एज कंपेयर टू मैन। ओके, नेक्स्ट इज क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। हमें क्वांटिटी पे बात नहीं करना चाहिए, क्वालिटी पे बात करना चाहिए। और आपको पता है वर्ल्ड की एक ऐसी कंट्री है जो क्वालिटी पे बात करती है, दैट इज जापान, या फिर चाइना की आप बात कर सकते हैं। वो अपनी कंट्री की पॉपुलेशन को एक एसेट मानती हैं, एक लायबिलिटी की तरह वो लेके नहीं चलती हैं। तो वहाँ की पॉपुलेशन वहाँ की क्वालिटी है और इंडिया की पॉपुलेशन यहाँ की क्वांटिटी है। क्लियर हुआ? इंडिया में सिर्फ पॉपुलेशन ही पॉपुलेशन है लेकिन क्वालिटी इज़ वेरी नील। क्लियर है? तो हमें काम किस पे करना चाहिए? क्वालिटी पे, ना कि क्वांटिटी पे। तो आगे देखते हैं। द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड्स अपॉन द, किसी भी देश की जो पॉपुलेशन की जो क्वालिटी है वो किस पे डिपेंड करती है? आपके देश की लिटरेसी रेट कैसा है, मतलब कितने लोग पढ़े लिखे हैं, हेल्थ कैसा है इंसान का, इंडिकेटेड बाय लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ये हम किससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक इंसान एवरेज में कितना जीता है, एवरेज लाइफ एक इंसान की कितनी है। और आपके देश में मैन और वीमेन की अलग अलग है।
मैन या वुमेन की हर देश के लिए अलग अलग होती है, तो एक एवरेज एक इंसान कितना जीत जाता है, एंड स्किल कितना उसमें काबिलियत है किसी काम को करने की, एक्वायर्ड बाय द पीपल ऑफ द कंट्री, और इसी से द क्वालिटी ऑफ द पॉपुलेशन डिसाइड द ग्रोथ रेट ऑफ द योर कंट्री। जो अगर आपकी क्वालिटी अच्छी है पॉपुलेशन की, अगर वो एजुकेटेड है, अगर उनकी हेल्थ बहुत अच्छी है, अगर वो अपने स्किल्स का बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपकी कंट्री की ग्रोथ रेट को बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, उसको बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो लिखा भी है, देखिए, लिटरेसी, लिटरेट, पढ़े लिखे और हेल्थी पॉपुलेशन आपके कंट्री के लिए क्या हो सकती है, वरदान हो सकती है, एसेट हो सकती है। एंड व्हाट इज एजुकेशन, अब हम एजुकेशन के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर है क्लास? देखिए क्या लिखा है, सकाल एजुकेशन इन द इनिशियल ईयर ऑफ हिज लाइफ बॉर्न हिम द फ्रूट्स इन द लेटर ईयर्स इन टर्म्स ऑफ अ गुड जॉब एंड सैलरी। आपको मैंने सकाल की स्टोरी पढ़ाई थी, स्टार्टिंग में वो उसने 10वीं पास करी, फिर उसने 12वीं पास करी, फिर उसने कंप्यूटर कोर्स किया, उसे एक अच्छी कंपनी में जॉब मिल गई, अब उसकी अच्छी सैलरी है। We saw education was an important input for the growth of सकाल। हमने देखा कि एजुकेशन पढ़ने से उसकी लाइफ में कितना ड्रास्टिक चेंज आ गया, उसे अच्छी नौकरी मिल गई, अब वो अच्छा कमाता है। इट ओपन न्यू हॉरिजॉन्स फ्रॉम हिम, नए रास्ते खुल गए उसके लिए, प्रोवाइड न्यू एस्पिरेशन, नई जीने की चाह उसके अंदर जगी, एंड डिवेलप वैल्यूज ऑफ लाइफ, उसे पता चला कि जिंदगी कैसे जी जानी चाहिए। नॉट ओनली फॉर सकाल, एजुकेशन कॉन्ट्रीब्यूट टूवर्ड्स द ग्रोथ ऑफ सोसाइटी ऑल्सो। अगर आप पढ़े लिखे हो तो आप लोगों को जागरूक करोगे, उन्हें बोलोगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करो, इससे आपकी सोसाइटी का माइंड डेवलप्ड होगा, वो भी अपने बच्चों को पढ़ाएंगे तो आपके देश के पास पैसा आएगा और आप भी ऑटोमेटिकली, देश तो तरक्की करेगा ही करेगा, सबसे पहले आप भी तरक्की करोगे और आपके देश, आपके घर से भी गरीबी जाएगी। इट इनहेंसेस, बढ़ाना, इंक्रीज करा, द नेशनल इनकम, कल्चरल रिचनेस, आप अमीर बनोगे कल्चरली, एंड इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ गवर्नेंस। देयर इज अ प्रोविजन मेड फॉर प्रोवाइडिंग यूनिवर्सल एक्सेस। यूनिवर्सल एक्सेस का मतलब ये है कि अगर आप पढ़े लिखे हो तो पूरे यूनिवर्स में, पूरे इंडिया में ये बात फैलेगी, स्पीड से फैलेगी कि हमें अपने बच्चों को क्या होना चाहिए, पढ़ाना चाहिए। रिटेंशन एंड क्वालिटी इन एलिमेंट्री एजुकेशन विद द स्पेशल एम्फेसाइजेस ऑन गर्ल। हमें क्या करना चाहिए, क्वालिटी पर बात करनी चाहिए, क्वांटिटी पर नहीं, क्वालिटी, और ज़्यादा से ज़्यादा हमें अपने देश में लड़कियों को पढ़ाने के बारे में लोगों को जागरूक करना चाहिए कि प्लीज़ आप अपनी लड़कियों को पढ़ाइए, एक अच्छा इंसान बनाइए, वो भी आज के टाइम में बहुत कुछ कर सकती हैं। देयर इज ऑल्सो एन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पेस सेटिंग ऑफ स्कूल्स। इसके लिए बहुत सारे स्कूल्स खुले गए हैं, आजकल खोले भी हैं हमारे देश ने, लाइक नवोदय विद्यालय खोले गए हैं हर डिस्ट्रिक्ट में। वोकेशनल स्ट्रीम्स हैव बीन डेवलप। वोकेशनल स्ट्रीम्स मतलब फैशन डिज़ाइनिंग, कटिंग एंड ट्रेडिंग, कंप्यूटर, ये सब क्या है, वोकेशनल कोर्सेज है। आर्ट एंड क्राफ्ट, मोबाइल रिपेयरिंग का बिजनेस, मोबाइल रिपेयरिंग जो आप करते हो, कंप्यूटर के पार्ट्स जो आप वो रिपेयर करना सीखते हो, दिस दैट ऑल थिंग्स, दैट ऑल सब्जेक्ट्स कम्स अंडर वोकेशनल स्ट्रीम्स हैव बीन डेवलप्ड हो गए हैं टू इक्विप लार्ज नंबर ऑफ हाई स्कूल स्टूडेंट्स विद द ऑक्यूपेशन। साथ के साथ इनमें लोगों को रोजगार भी दिया गया है। द प्लान आउटले ऑन एजुकेशन हैज़ इंक्रीज। आपकी कंट्री जो प्लान करती है, 5 वर्षीय योजना बनाती है, उसमें भी एजुकेशन का दायरे को बढ़ा दिया गया है। एक 151 करोड़ जो था फर्स्ट प्लान में, उसे बढ़ाकर 3766 करोड़ कर दिया गया 11th प्लान में। द एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन एज अ परसेंटेज ऑफ GDP, मतलब जो खर्चा होता है एजुकेशन के प्रति, GDP का जो जितना खर्चा है उसे भी बढ़ा दिया गया है। जो जब आपका जस्ट देश आज़ाद हुआ था, जो 0.64% था 1951 या 52 के अराउंड, वो अब 3% है। क्लियर हुआ? तो आप खुद देख रहे होंगे कि आपका देश खुद पढ़ाई के लिए अब बहुत ज़्यादा मतलब जागरूक है, लड़कियों को पढ़ाना चाहिए, हमें एजुकेशन में पैसा खर्च करना चाहिए, जिससे कि हमारा देश क्या करे, आगे जाके तरक्की करे, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे। अगर आपके देश में ज़्यादा से ज़्यादा लोग एजुकेटेड होंगे, उनमें काम करने का तजुर्बा होगा, स्किल होगा, तो वो अच्छे से अपने घर की गरीबी तो मिटाएंगे और देश का भी नाम ऊंचा करेंगे। क्लियर है क्लास?
तो हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं। देखिए दे भी रखा है कि आपके देश में जो है, मैं ऐसे कर लेती हूँ, आपको प्रॉपर क्लियरली नजर आएगा। देखिए क्लास, तो अभी भी हमारे देश में जो एजुकेशन का जो शेयर है दैट इज 3% फ्रॉम द पास्ट फ्यू ईयर्स, जो सरकार खर्चा कर रही है। द लिटरेसी रेट हैव इंक्रीज्ड, आपके देश में जो है लिटरेसी रेट, ये डाटा वैसे आपके पेपर में आएगा नहीं, ये जस्ट आपको ऐसे ही दिया गया है, आप इसे पढ़ भी सकते हैं, खुद भी पढ़ सकते हैं कि आपके देश में जो लिटरेसी रेट है पहले वो 18% था 1951 में, अब उसको बढ़ा के 74% हो गया है वो आपके देश में। देखिए आपकी कंट्री में क्या दे रखा है, मेल के अकॉर्डिंग जो मेल पढ़े लिखे हैं दैट इज 16.6 हायर देन फीमेल, मतलब आपकी कंट्री में अभी जो विमेन्स है वो इतनी पढ़ी लिखी नहीं है जितने मेल हैं, और वो 16% आपकी कंट्री में फीमेल से ज़्यादा हैं। एट इट इज़ अबाउट 16.1 हायर इन अर्बन एरियाज़ की अगर आप बात करें तो। इन 2011 का डाटा दे रखा है आपकी बुक में, लिटरेसी रेट वेरीज फ्रॉम 94% इन केरला टू 62% इन बिहार। अगर आप स्टेट्स की भी बात करें तो आपकी कंट्री में सबसे ज़्यादा एजुकेटेड लोग आपको किस स्टेट में देखने को मिलेंगे, दैट इज़ केरला, एंड बहुत कम लोग आपको जो पढ़े लिखे मिलेंगे दैट इज़ इन बिहार, ओनली 64%। क्लियर है? और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसमें जो पॉइंट है मैं आपको बता देती हूँ, सर्व शिक्षा अभियान, इस पे आपका क्वेश्चन आएगा पेपर में कि ये क्या स्कीम है, इसमें क्या कहा गया है। तो सर्व शिक्षा अभियान इज एन सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड्स प्रोवाइडिंग एलिमेंट्री एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन। ये एक स्कीम निकाली थी आपके देश की सरकार ने कि 5वीं तक हर बच्चा आपके देश में पढ़ा लिखा हो, जिसकी उम्र 6 से 14 साल हो। कब तक? 2010 तक आपके देश में हर बच्चा जो है जो 6 से 14 साल का हो उसे एलिमेंट्री एजुकेशन मतलब 1 से लेकर 5वीं तक पढ़ने का प्रॉपर अधिकार दिया गया हो और वो पढ़ सके। इट इज़ अ टाइम बाउंड इनिशिएटिव ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट in partnership with the states, the local government and the community for achieving the goal of universalization of any elementary education, कि आपके देश में जितने भी बच्चे हो कम से कम उन्हें 1 से लेकर 5वीं तक पढ़ा होना चाहिए और जिनकी उम्र 6 से 14 साल होनी चाहिए। अलॉन्ग विद इट ब्रिज कोर्स लाए गए एंड बैक टू बैक स्कूल कैंप्स लगाए गए, हैव बीन इनिशिएटेड टू इंक्रीज द इनरोलमेंट। इनरोलमेंट मतलब लोग एडमिशन ले, बच्चे एडमिशन ले, कहाँ ले? 1 से 5वीं तक की क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे क्या करें? एडमिशन लिए। इसके लिए आपकी कंट्री ने एक और स्कीम निकाली थी दैट इज़ अ मिड डे मील स्कीम। इसमें क्या किया गया था? बच्चों को अभी भी खाना दिया जाता है, स्कूल में खाना आता है, बच्चों को न्यूट्रिशियस फूड दिया जाता है, जिससे क्या हो? बच्चे अट्रैक्ट हो। अट्रैक्ट क्यों होंगे? कि उन्हें स्कूल में खाना मिल रहा है, वो खाली टिफ़िन लाए, वहाँ पर उन्हें पढ़ाया भी जाया जाएगा और खाना भी दिया जाएगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे स्कूल में इनरोल हो, एडमिशन लो और कम से कम अपनी एलिमेंट्री एजुकेशन वो पूरी कर सके, दैट इज़ 1st क्लास टू 5th क्लास। क्लियर है? तो देखिए मैंने यही पढ़ाया आपको। मिड डे मील हैज़ बीन implemented to encourage attendance and retention for children and improve their nutritional status बढ़ाया जाए। This policy could add to the literate population of India, जिससे आपकी कंट्री की लिटरेसी रेट भी क्या होगी? बढ़ेगी। क्लियर हुआ? तो 12th plan endeavored to raise the country gross enrollment ratio in higher education in the age group of 18 to, that is only a data you can read as well। आप इस डाटा को अपने अकॉर्डिंग भी पढ़ सकते हैं, बहुत सिंपल डाटा दे रखा है और ये बता रखा है कि आपके देश में कितना ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो हुआ, वोकेशनलाइजेशन कोर्सेज लाए गए, डिस्टेंस एजुकेशन लाई गई। जैसे आजकल कुछ बच्चे जो होते हैं छोटी सी उम्र में काम करने पर चले जाते हैं,
तो वो ओपन लर्निंग के थ्रू भी पढ़ सकते हैं, वोकेशनल कोर्स कर सकते हैं। उन सब में आजकल एम्प्लॉयमेंट का दायरा जो है बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। इवन आपके देश में आजकल जो है कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ भी बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई हैं। इवन टीचर्स की रिक्वायरमेंट जो होती है उसे भी बढ़ा दिया गया है, जिससे किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। क्लियर है क्लास? ओके, तो क्लास हम आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज हेल्थ। आपको जैसे पता है कि एजुकेशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ऐसे ही हेल्दी अगर आप नहीं है, अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, यू कैन डू एनीथिंग। जैसे ही आपको पता है कि अगर हम हमारी हेल्थ अच्छी नहीं है तो हम अच्छे से कोई काम नहीं कर सकते। अगर हेल्थ अच्छी नहीं है तो आप पहली बात पढ़ ही नहीं सकते, और इसका तो लाइव एग्जाम्पल आप लोग आजकल फेस कर रहे हो। पैंडेमिक में हम लोग बैठे हैं, हम कोरोना वायरस से संक्रमित थे कुछ लोग, या हमारा देश में बहुत बड़ी ये पैंडेमिक आया है। उस टाइम पे स्कूल एजुकेशन से ज़्यादा यहाँ की सरकार ने, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने, राष्ट्रपति ने हम लोगों को यही कहा है कि हेल्थ पहले है, पढ़ाई बाद में है। तो आप तो ये बहुत अच्छे से जान सकते हो कि अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तो आप ज़्यादा अच्छा बेटर परफॉर्म कर सकते हो, अच्छा पढ़ सकते हो। तो एक हेल्थ बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो बहुत मैटर करता है किसी भी बच्चे की लाइफ में या किसी भी इंसान की लाइफ में। क्लियर है? तो फर्म मैक्सिमाइज प्रॉफिट। डू यू थिंक एनी फर्म वुड बी इंड्यूस्ड टू एम्प्लॉय पीपल हु माइट नॉट वर्क एफिशिएंटली एज हेल्दी वर्कर बिकॉज ऑफ इल हेल्थ? देखिए, सिंपल सी बात बता रखी है कि अगर कोई इंसान हेल्दी है तो वो अच्छे से काम कर सकता है, अच्छा पैसा कमा सकता है। लेकिन अगर किसी इंसान की हेल्थ ही अच्छी नहीं है, वो अच्छे से काम कैसे करेगा, अच्छे से वो प्रॉफिट कहाँ से कमा पाएगा? नहीं कर पाएगा वो। तो द हेल्थ ऑफ अ पर्सन हेल्प हिम टू रियलाइज हिज और हर पोटेंशियल। एक हेल्दी पर्सन जो होता है उसे अपनी पोटेंशियल का बहुत अच्छे से पता होता है, वो बीमारी से लड़ने के लिए सक्षम होता है। He or she will not be able to maximize his or her output to the overall growth of the organization. Indeed, health is an indispensable basis for realizing one's well-being. Henceforth, improvement in the health status of the population has been the priority of the country. मतलब किसी भी देश की पहली प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए कि हमारे देश की पॉपुलेशन क्या हो, हेल्दी हो। क्लियर हुआ? किसी भी देश की फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए कि हमारे देश की पॉपुलेशन क्या हो, प्रॉपर हेल्दी होनी चाहिए। क्लियर है क्लास? आवर नेशनल पॉलिसी टू एम्स एट इम्प्रूविंग द एक्सेसिबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर। मतलब हमारे देश का जो मेन मोटिव है कि वो क्या होता है कि हर छोटे से छोटे कस्बे में हेल्थ फैसिलिटीज़ अवेलेबल होनी चाहिए, जिससे हर इंसान को हर बेसिक सुविधा जरूर मिले, जिससे वो अपना ट्रीटमेंट करा सके, उसकी हेल्थ अच्छी रहे। फैमिली वेलफेयर एंड न्यूट्रिशनल सर्विस with a special focus on the underprivileged section of the population. Over the last 5 decades, India has built a vast हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। आज हमारे देश के पास बहुत अच्छा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, एंड हैज़ ऑल्सो डेवलप्ड द मैन पावर रिक्वायर्ड एट प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर इन गवर्नमेंट एज वेल एज इन प्राइवेट सेक्टर। अगर आप बात करें तो हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर आज के टाइम में बहुत अच्छा है। अगर आप जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, अगर आप उससे कंपेयर करें तो आज हमारे देश का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। प्रॉपर हमारे देश में सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स नहीं है या गवर्नमेंट हेल्थ सेक्टर्स नहीं है, प्राइवेट हेल्थ सेक्टर भी हमारे देश में बहुत ज़्यादा हैं। क्लियर हुआ क्लास? तो क्लास आप ये इसमें 3 बेसिक टर्म्स दे रखी है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है। तो ये 3 बेसिक टर्म्स है। फर्स्ट इज इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट का मतलब होता है इज द डेथ ऑफ अ चाइल्ड बिलो 1 ईयर ऑफ एज। मतलब एक बच्चा जो है अभी वो पूरा 1 साल का भी नहीं हुआ है, उससे पहले उसकी मृत्यु हो जाए तो उसे हम बोलते हैं इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। पहले के टाइम में आपके देश का इन्फेंट मोर्टालिटी रेट बहुत ज़्यादा था। क्यों ज़्यादा था? क्योंकि आपकी कंट्री में बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज़ ही नहीं थी, तो इसलिए आपके देश का इन्फेंट मोर्टालिटी रेट बहुत ज़्यादा था।
तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब क्या होता है कि ऐसे आपके देश में कितने बच्चे हैं जिनका अभी फर्स्ट बर्थडे भी सेलिब्रेट नहीं हुआ है और उससे पहले उनकी मृत्यु हो गई है, तो उसे कहते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। और आपको मैं एक बात बता दूं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज़ वेरी लो इन केरला, क्योंकि केरला ही आपकी इंडिया का एक ऐसा स्टेट है जहाँ के स्टेट सबसे ज़्यादा पैसा एजुकेशन और हेल्थ पर खर्च करती है। बर्थ रेट क्या होता है? बर्थ रेट इज द नंबर ऑफ बेबीज बोर्न फॉर एवरी 1000 पीपल ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। एक पॉइंट पर 1000 बच्चों में से कितने बच्चों ने जन्म लिया। ऐसी डेथ रेट होता है इज द नंबर ऑफ पीपल पर 1000 हु डाइड ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। दीज 3 डेफिनेशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज़ ये डेफिनेशन ज़रूर लर्न करिएगा क्योंकि आपको अपने एग्जाम में ये डेफिनेशंस देखने को मिलेंगी। क्लियर है क्लास? ये आपको ब्लू बॉक्स में एक पैराग्राफ दे रखा है, देखिए इसमें बता भी रखा है कि आपकी कंट्री का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है वो डाउन हो गया है। पहले कितना था? 147 जब आपका देश आज़ाद हुआ था। तो आप सोच सकते हैं कि आपके देश की हेल्थ फैसिलिटीज़ कितनी ख़राब थी, जो अब जाके 37 हो गया है इन 2015 में। क्लियर है? इवन आपकी कंट्री में बर्थ रेट जो है वो गिर गया है, दैट इज 20.8 हो गया है। इवन आपके देश में डेथ रेट भी कम हो गई है बहुत ज़्यादा। क्लियर हुआ? तो आपके देश में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब होता है कि ऐसे आपके देश में कितने बच्चे हैं जो अभी 1 साल के भी नहीं हुए, उनसे पहले उनकी मृत्यु हो जाए, तो आपके वो देश सबसे अच्छा होता है जहाँ का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत कम होता है। आप समझें? वो देश तरक्की करता है जहाँ का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है? बहुत कम होता है। हेल्थ स्ट्रक्चर बहुत अच्छा होता है, लिटरेसी रेट बहुत अच्छा होता है। जहाँ का देश, वो देश बहुत अच्छा होता है जो अपने देश की पॉपुलेशन को एज अ एसेट काम करवाता है, ना कि लाइबिलिटी काम करवाता है। वो देश बहुत अच्छा होता है जो अपने देश की क्वालिटी पर बात करता है, क्वांटिटी पर बात नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल जापान। क्लियर हो गया क्लास? आगे देखते हैं क्या दे रखा है। There are many places in India which do not have even these basic facilities. अभी भी आपके देश में ऐसे बहुत से स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज है जहाँ अभी भी बेसिक फैसिलिटीज़ ही नहीं है, हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं है। देयर आर ओनली 381 मेडिकल कॉलेजेस इन द कंट्री। आपकी कंट्री में सिर्फ 381 मेडिकल कॉलेजेस हैं, 301 डेंटल कॉलेजेस हैं। जस्ट 4 स्टेट्स लाइक आंध्रा, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु हैव द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलेज। आपके देश में सिर्फ इन 4 राज्य जो है, आंध्रा, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु, वहीं पर सबसे ज़्यादा कॉलेजेस हैं। क्लियर हुआ? तो आपको ये डाटा भी दिखा रखा है 2013, 2014, 2015। आप इस डाटा से भी एस्टिमेट लगा सकते हैं कि आपके देश का क्या हाल है। क्लियर है क्लास? आगे का लेक्चर हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे जिसमें हम आपकी कंट्री की अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा मेरे चैनल को। ओके क्लास, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।